Hello everyone, today in this video of chapter number 5, we are going to study about genetic disorders, and in this genetic disorders we will study about the pedigree analysis. Okay, so let us begin. So before starting with pedigree analysis, पहले हम देख लेते हैं कि genetic disorders क्या होता है. So genetic disorder is a disease इन अ पर्सन जहाँ पे उसका जो डीएनए है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है, राइट. मतलब अगर डीएनए में अगर कुछ अल्टरेशन या चेंज आ गया या फिर एबनॉर्मलिटीज़ हो गई है एंड उसके वजह से अगर उसे डिजीज़ हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिजॉर्डर्स. ओके, अब ये जेनेटिक डिजॉर्डर्स जो टॉपिक है उसके अंदर हमें 3 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं. एक हमें पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना है, देन विल स्टडी अबाउट मेंडेलियन डिजॉर्डर्स एंड देन विल स्टडी अबाउट क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स. नहीं, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले, पेडिग्री एनालिसिस एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल स्टडी इन अ नेक्स्ट वीडियो. सो लेट अस बिगिन विद पेडिग्री एनालिसिस. लेकिन बिफोर पेडिग्री एनालिसिस को हम जाने, हम पहले ये देख लेते कि पेडिग्री क्या होता है. सो पेडिग्री इज अ रिकॉर्ड of a descent over generations in which the number of offsprings and transmission of important traits are given graphically or as a family tree. मतलब पेडिग्री क्या है, ये एक रिकॉर्ड है जो हम ग्राफिकली या फैमिली ट्री के फॉर्म में मेंटेन रखते हैं, जहाँ पे हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स में कौन सा ऐसा ट्रेट है या कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो अफेक्टेड हुआ एंड ट्रांसमिट हो रहा है, कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, कौन से जनरेशन से ट्रांसमिट हो रहा है एंड कौन सा पेरेंट उसे ट्रांसमिट कर रहा है. ये सारे डिटेल्स ये ग्राफिकल या फैमिली ट्री के फॉर्म में हम मेंटेन रखते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री. पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, तो ये जो पेडिग्री के बारे में जो हम स्टडी करते हैं फॉर फ्यू जनरेशन्स, ओके, एंड फिर हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो एक्सेप्शनल फिनोटाइप वाला जो कैरेक्टर, राइट, कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, कौन सा पेरेंट ट्रांसमिट कर रहा है एंड आगे के कौन से जनरेशन में वो पास ऑन होगा, राइट. तो ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस. प्रोबेंड या प्रोपोसिटस क्या होता है, तो प्रोबेंड या प्रोपोसिटस का मतलब होता है कि अर्लीस्ट एंसेस्टर अफेक्टेड बाय द ट्रेट. अभी अर्लीस्ट एंसेस्टर मतलब सबसे पहला कौन सा एंसेस्टर वो पर्टिकुलर ट्रेट से अफेक्ट हुआ था एंड अब वहाँ से कौन से जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, राइट, टू द अर्लीस्ट एंसेस्टर अफेक्टेड, उसी की वजह से तो आगे के जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, राइट. तो वो फर्स्ट एंसेस्टर जो अफेक्टेड था उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेंड और प्रोपोसिटस. ओके, सो in short, pedigree analysis, so can I say कि it is based on a heritability of certain characters, features in a families, right. So ये कैसा है, एक हेरिटेबिलिटी कैरेक्टर है जो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन हो रहा है एंड यू कैन सी दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर्स बीइंग इन अ फैमिली. ओके, नाउ सी नेक्स्ट कि ये पेडिग्री एनालिसिस का आइडिया कब से आया, तो जैसे ही रीडिस्कवरी हुआ मेंडल का वर्क, राइट, तब जाके हमें पता चला कि ह्यूमन बींग्स में भी देर आर सम कैरेक्टर्स विच आर गेटिंग इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड, राइट. सो तब जाके हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में ह्यूमंस में भी पढ़ना स्टार्ट किया था. लेकिन जैसे हम पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट करके, मेंडल का जो पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट करके उनके जो कंट्रोल प्रोसेस से हमें पता चल जाता था कि कौन सा कैरेक्टर क्या है एंड कौन सा नेक्स्ट जनरेशन आएगा, उतना इजी ह्यूमन बींग्स में नहीं था, राइट. देर आर सम रीजन्स बिहाइंड इट. तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव मेथड चाहिए पढ़ने के लिए एंड वो ऑल्टरनेटिव मेथड कौन सा आया, पेडिग्री एनालिसिस. अब ये पेडिग्री एनालिसिस से आराम से हम कौन सा ऐसा पर्टिकुलर ट्रेट है जो अफेक्टेड है एंड ट्रांसमिट हो रहा है उसके बारे में हम जान सकते हैं, राइट, बाय फॉर्मिंग अ फैमिली ट्री फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स एंड इट बिकम्स ईजी, राइट. सो ह्यूमन जेनेटिक्स की जब बात करते हैं तो ये पेडिग्री स्टडी जो है एक स्ट्रॉन्ग टूल की तरह एक्ट करता है. क्यों, बिकॉज इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द ट्रेस, राइट. हम आराम से ट्रेस कर सकते हैं पूरे जनरेशन्स टू जनरेशन्स एंड उससे पता चल सकता है कि जो कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है वो कौन सा स्पेसिफिक ट्रेट इनहेरिट हो रहा है, क्या एबनॉर्मलिटीज़ है या फिर कौन सा डिजीज़ हुआ है, कौन से जनरेशन से पास ऑन हो रहा है, कौन प्रोबेंड है, कौन से पेरेंट उसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, आगे के कौन से जनरेशन्स को अफेक्ट हो सकता है. ये सारी चीज़ें हमें पेडिग्री एनालिसिस से पता चल सकती है. प्लस वी ऑल्सो नो कि जो भी अपने कैरेक्टर्स या फीचर्स है वो सारे कौन कंट्रोल करता है, जीन, राइट. एंड ये जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द डीएनए, एंड डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द क्रोमोसोम, राइट. एंड दैट्स द रीजन वी से कि डीएनए जो है इट इज़ अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, राइट. एंड ये जो भी इन्फॉर्मेशन है इट
passes from one generation to another generation without any change or alternation. एंड ये जो चेंज और ऑल्टरनेशन के बिना ये ट्रांसमिट होता है. लेकिन अगर कहीं गलती से अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर चेंजेस या ऑल्टरनेशन आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन. क्या बोलेंगे, म्यूटेशन. इट्स अ रेयर केस लेकिन ओकेजनली हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन. एंड हमने म्यूटेशन लास्ट वीडियो में ही देखा, क्या है, दैट कैन बी अ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और देयर कैन बी अ डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और देयर कैन बी अ डुप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट. उससे उससे क्या होता है, पूरा का पूरा अपना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था उससे कुछ अलग बन जाता है. तो फर्स्ट इट इज गोइंग टू अफेक्ट, राइट. एंड ये जो भी नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स जो हमें ह्यूमन बींग्स में देखने मिलते हैं, इट इज स्पेशली जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, चेंजेस और द ऑल्टर्ड जीन्स और द क्रोमोसोम में जो भी ऑल्टरनेशन होगा उसकी वजह से होता है. ठीक है. सो नाउ बिफोर knowing the pedigree analysis or how to form the family tree, we must know कि pedigree analysis में कौन से symbols यूज किए जाते हैं, राइट. अगर तुम ये फैमिली ट्री को देखोगे, दिस इज अ फैमिली ट्री, यहाँ पे स्क्वायर क्या है, सर्कल क्या है, ये सब लाइंस क्या है, ये सब तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है. तो ये सब क्या है, सिम्बॉल्स है पेडिग्री एनालिसिस के फैमिली ट्री बनाने का, राइट. ये जो है, दिस आर दी सिम्बॉल्स, फ्यू सिम्बॉल्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. देयर आर सम अदर ऑल्सो, बट आई एम जस्ट स्टिकिंग टू दी सिम्बॉल्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तो यू कैन सी ये जो स्क्वायर है वो क्या है, मेल है, ये सर्कल फीमेल है, ये डायमंड शेप जो है इट इज़ अ सेक्स अनस्पेसिफाइड. अब इस सेक्स अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है कि ये ना तो मेल है ना तो फीमेल है, मतलब इट इज़ अ यूनिक. ओके. अब ये देखो, ये मेल फीमेल, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, इन सब का जो शेप है इट इज़ लाइट इन कलर, राइट. बट वही अगर यहाँ पे देखोगे इट इज़ डार्कली फिल्ड विद अ रेड कलर, राइट. मतलब कि ये वाला जो इंडिविजुअल है ये कैसे हैं, अफेक्टेड वाले, जबकि ये वाले जो है दे आर बहुत नॉर्मल. ओके. अब तुम ये फैमिली ट्री में देखो तो ये जो है दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट्स व्हाट, मेल, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स व्हाट, फीमेल, जबकि फीमेल का इट इज़ टोटली लाइट, मतलब कुछ भी फिल्ड ही नहीं है कोई कलर, बट लेकिन मेल जो है इट इज़ फिल्ड विद ग्रे कलर. मतलब कि फीमेल जो है वो नॉर्मल वाली है, लेकिन जो मेल है वो कैसा है, अफेक्टेड है. समझा. ओके. अब देखो, ये स्क्वायर एंड सर्कल के बीच में एक लाइन है. स्क्वायर मतलब कि मेल है, सर्कल मतलब कि फीमेल है, दोनों के बीच में एक लाइन है. द सिंगल लाइन रिप्रेजेंट्स कि दोनों के बीच में क्या हुआ है, मेटिंग. मेटिंग मतलब कि दोनों के बीच में शादी हुई है. ओके. सो यू कैन सी इन दिस फैमिली ट्री ऑल्सो कि ये मेल एंड ये फीमेल के बीच में जो सिंगल लाइन है इट रिप्रेजेंट्स कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, शादी हुआ है. ओके. अब ये सेकेंड वाला जो है, यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे दो लाइन है, राइट, मेल एंड फीमेल के बीच में. अभी डबल लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो ये भी मैरिज ही है, दोनों के बीच में शादी हुई है, लेकिन कॉन्सेंजीनियस मैरिज है. कॉन्सेंजीनियस मतलब कि क्लोज रिलेटिव्स में जो शादी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंजीनियस मैरिज. एकदम क्लोज रिलेटिव्स वालों के बीच में जो शादियाँ होती ना, दैट इज कॉन्सेंजीनियस मेटिंग. एंड उन दोनों के बीच में डबल लाइंस दिखाई जाती है. ठीक है. नाउ यू कैन सी कि ये जो मेल एंड फीमेल जिनके बीच में शादी हुई थी, यहाँ पे एक सिंगल लाइन था, लेकिन उसके नीचे और एक लाइन आया एंड उसके बाद और वो ट्री जैसा बनाया, राइट. तो वो ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, उनके बच्चे हुए, शादी हुई ना तो बच्चे होंगे, तो उनके ये क्या बने हैं, बच्चे. तो ये पहले उनको क्या बनी, फीमेल आई, उसके बाद कौन आया, मेल, राइट. मतलब पहले लड़की हुई उसके बाद लड़का. तो हमेशा हम कहाँ से जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके. सो सेम यू कैन सी ओवर हियर कि इन दोनों के बीच में, ये मेल एंड फीमेल के बीच में जब शादी हुई तो उनको भी कितने बच्चे हुए, उनको 3 बच्चे हुए. डोंट कंसिडर दिस स्क्वायर, राइट. क्यों, क्योंकि ये तो इनकी जो ये लड़की है उसके साथ इसकी शादी हुई है. ओके. सो इनके कितने बच्चे, उनके 3 है, ये 1, ये 2 और ये 3. ओके. सो सबसे पहले कौन हुई, फीमेल, उसके बाद कौन आया, मेल, एंड उसके बाद अगेन कौन आया, फीमेल. ओके. सो यू कैन सी ओवर हियर ये फैमिली ट्री में कि ये जो फीमेल जो है वो क्लीन है, मतलब कि ये नॉर्मल वाली है. ये जो फीमेल है ये कैसी है, अफेक्टेड है. एंड ये जो मेल है वो अफेक्टेड तो है, लेकिन उसके ऊपर और एक लाइन दिखा है. अब ये और एक लाइन का मतलब क्या होता है कि मतलब कि ये जो मेल है वो क्या हो गया है, बॉर्न तो हुआ है, अफेक्टेड हुआ है, एंड उसकी वजह से ये क्या हो गया है, उसकी डेथ हो गई है. ठीक है. सो ये जो स्क्वायर के ऊपर ये जो लाइन जो है इट रिप्रेजेंट्स कि उसकी क्या हो गई है,
डेथ हो गई है. इट वाई डेथ हुआ? क्योंकि वो अफेक्टेड था. गॉट इट? फीमेल की डेथ नहीं हुए ये कंडीशन में. गॉट इट? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे कि ये जो पेरेंट्स हैं, मतलब ये जो मेल है एंड ये जो फीमेल है, उनका जो बच्चा हुआ है तो ये डार्क कलर का दिखा है. अब ये डार्क कलर का है मतलब कि ये क्या है, मेल तो है लेकिन ये कैसा हुआ है, अफेक्टेड मेल हुआ है. फाइन. एंड ये जो डायमंड के अंदर जो 5 जो दिखाया है दैट इज नथिंग बट 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स रिप्रेजेंट करता है. ओके. सो तो ये है फैमिली ट्री जहाँ पे ये सिम्बॉल्स के हेल्प से हमने आधा फैमिली ट्री देखा. जहाँ पे ये मेल अफेक्टेड है, ये फीमेल नॉर्मल है. ये मेल एंड फीमेल के बीच में शादी हुई तो उनके 3 बच्चे हुए, एक फीमेल, एक मेल एंड एक फीमेल. जहाँ पे ये वाली फीमेल नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है एंड ये वाला जो मेल है वो अफेक्टेड था लेकिन बाद में इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई. ये फीमेल जो है इसकी ये मेल के साथ शादी हुई. ये मेल कैसा है, नॉर्मल है, राइट. एंड इनके कितने बच्चे हुए, इनको भी 3 बच्चे हुए. ये मेल एंड ये क्या है, फीमेल. अब ये कंडीशन में ये मेल नॉर्मल है, ये वाला मेल अफेक्टेड है, ये वाली फीमेल अफेक्टेड है लेकिन इसकी क्या हो गई है, डेथ. There is one more thing that we need to see in this family tree, that is you can see ये बाजू में लिखा है जनरेशन 1 parent, जनरेशन 2 parent, जनरेशन 3 parent. For sure ये जो जनरेशन है ये फर्स्ट जनरेशन है, इसके बाद ये सेकेंड जनरेशन आया, इसके बाद इसकी शादी हुई तो ये क्या आया, थर्ड जनरेशन. गॉट इट? सो जनरेशन्स जो है वो हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय रोमन नंबर. एंड ये जो एक एक इंडिविजुअल को, एक एक जनरेशन के इंडिविजुअल को अगर हमें डिनोट करता है तो वी रिप्रेजेंट बाय व्हाट, अपना नॉर्मल एल्जेब्रिक वाले नंबर्स से. तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, दिस विल बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ऐसे एक एक जनरेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे अपने एल्जेब्रिक वाले नंबर्स यूज़ करते हैं, लेकिन जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करना है तो वी यूज़ अ रोमन नंबर. So this was all about the pedigree analysis and I just hope you understood कि pedigree analysis क्या होता है, कि इट इज़ अ रिकॉर्ड. उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर अफेक्टेड है, कौन से जनरेशन से ट्रांसमिट हो रहा है एंड कौन से आगे के जनरेशन को वो अफेक्ट कर सकता है. ठीक है. ये फैमिली ट्री बनाने से पहले यू मस्ट नो द सिम्बॉल्स. और दीज आर सम ऑफ द सिम्बॉल्स जिसके हेल्प से हमने ये फैमिली ट्री को अंडरस्टैंड किया. ये पेडिग्री एनालिसिस को कैसे किया जाता है, कैसे फैमिली ट्री बनाया जाता है, उसको कैसे समझा जाता है, उसके क्या ट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है लेकिन हम देखेंगे उसको बाद में. नेक्स्ट वीडियो विल सी अबाउट दी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. अंटिल दैट, थैंक यू.